नमस्कार। देखिए, जब भी जम्मू और कश्मीर का नाम आता है ना, तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? खूबसूरत वादियां, बर्फीली चोटियां, यही सब है ना। लेकिन आज हम इन तस्वीरों से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और भारत के इस ताज के दिल की धड़कन को समझने की कोशिश करेंगे। इसे सदियों से धरती का स्वर्ग कहा जाता है। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक कहावत नहीं लगती। जब वहां की झीलें दिखती हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़, वो हरे भरे मैदान, तो वाकई लगता है कि हाँ, ये नाम तो बस इसी जगह के लिए बना था। लेकिन सवाल ये है कि इस बेमिसाल खूबसूरती के पीछे जम्मू और कश्मीर की असली पहचान क्या है? तो चलिए आज मिलकर इसकी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इसके इतिहास, इसकी संस्कृति और इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके इतिहास और भूगोल के संगम से, क्योंकि इन दोनों को समझे बिना जम्मू और कश्मीर को समझना नामुमकिन है। यहाँ की जमीन और इसका अतीत, ये दोनों एक दूसरे में कुछ इस तरह से गुथे हुए हैं कि वही आज इसकी पहचान बनाते हैं। अगर भौगोलिक तौर पर देखें ना, तो ये कोई एक जगह नहीं, बल्कि तीन अलग अलग दुनियाएं एक साथ बसी हुई हैं। एक तरफ है जम्मू का मैदानी इलाका, मंदिरों वाला इलाका। फिर आती है वो मशहूर कश्मीर घाटी, अपनी झीलों और अपनी गजब की ऊंचाई के लिए जानी जाती है। और फिर इन सब को घेरे हुए हैं पीर पंजाल के विशाल पहाड़। सोचिए, यही विविधता तो इसे इतना खास बनाती है। और ये जो कश्मीर घाटी है ना, ये 5200 फीट का आंकड़ा बस एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए, समुद्र तल से लगभग 5200 फीट की ऊंचाई। इसी वजह से तो यहाँ का भूगोल इतना खास और इतना मनमोहक है। इसका इतिहास भी किसी बहती नदी जैसा है, जिसमें वक्त वक्त पर कई धाराएं आकर मिलती गईं। सोचिए, सम्राट अशोक के समय से ये कल्चर का एक बड़ा सेंटर रहा। फिर 14वीं सदी में यहाँ मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई और मुगलों ने तो इसे अपना बेशकीमती खजाना ही मान लिया था। 1846 में डोगरा शासन आया और फिर आया 1947 का वो ऐतिहासिक पल, जब महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर दस्तखत करके इसका भविष्य हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब जरा जम्मू और कश्मीर के कल्चर और समाज के ताने बाने को देखते हैं, जो यहाँ के लोगों और उनकी परंपराओं से मिलकर बनता है। यहाँ का समाज भी ना किसी खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है, जिसमें अलग अलग रंग के फूल हैं। कश्मीरी हैं जिनकी अपनी भाषा और पहचान है, जम्मू के डोगरा हैं, पहाड़ों में रहने वाले घुमंतू गुज्जर बकरवाल समुदाय है, और हाँ, पंजाबी समुदाय भी। हर किसी का अपना रंग, अपनी महक, और सब मिलकर इस जगह की तस्वीर को पूरा करते हैं। ओहो, और यहाँ की कलाकारी की तो क्या ही कहने। वो हाथों से बुनी मुलायम पश्मीना शॉल, वो बारीक काम वाले कालीन, अखरोट की लकड़ी पर की गई वो कमाल की नक्काशी। देखिए, ये सिर्फ सामान नहीं है, ये सदियों की कला है, मेहनत है, एक ऐसी विरासत है जिसकी पूरी दुनिया में कद्र होती है। 36 से ज्यादा। अब ये नंबर क्या है? ये है कश्मीरी खानपान की शान, वाजवान। ये एक पारंपरिक दावत होती है जिसमें 36 से भी ज्यादा तरह के पकवान परोसे जाते हैं। मतलब ये सिर्फ खाना नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा कल्चरल एक्सपीरियंस है। और यहाँ का जायका भी ना इसके भूगोल की तरह ही बदलता रहता है। अगर कश्मीर घाटी में है तो वहाँ की पहचान है वाजवान, रोगन जोश और वो खास चाय, कहवा। और वहीं अगर जम्मू की तरफ जाएं तो वहाँ के मशहूर राजमा चावल और कलाड़ी कुलचा का स्वाद लिए बिना बात ही नहीं बनती। अच्छा, अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव की, जिसने साल 2019 में इस क्षेत्र के लिए एक बिल्कुल नया प्रशासनिक अध्याय शुरू किया। यहाँ हम सिर्फ तथ्यों को जस का तस देखेंगे। तो ये आर्टिकल 370 था क्या? देखिए, ये भारतीय संविधान का एक टेम्पररी प्रोविजन था, एक अस्थायी प्रावधान। इसके तहत जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, मतलब एक विशेष स्वायत्त दर्जा, जिससे राज्य को अपना संविधान, अपना झंडा और अपने कानून बनाने तक की इजाजत थी। इसकी कहानी शुरू होती है 1949 में, जब इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ये व्यवस्था कई दशकों तक चली और फिर तारीख आई 5 अगस्त 2019, जब भारत सरकार ने इस विशेष दर्जे को खत्म करने का फैसला किया। तो इस बदलाव का सीधा असर क्या हुआ? असर पड़ा इसकी प्रशासनिक स्थिति पर। देखिए, अगस्त 2019 से पहले ये एक राज्य था, आर्टिकल 370 के तहत विशेष दर्जे वाला एक राज्य। और इस बदलाव के बाद इसे 2 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। चलिए अब थोड़ा आज की बात करते हैं कि आज के समय में इस क्षेत्र का
महत्व क्या है और ये हमेशा से इतना ज़रूरी क्यों रहा है, खासतौर पर इसके इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पहलुओं को देखते हैं। आज के दिन इस क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है वो मोटे तौर पर 4 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। सबसे पहला तो है टूरिज्म, जो देश दुनिया से लोगों को यहाँ की वादियों, मंदिरों और एडवेंचर के लिए खींच लाता है। दूसरा है हॉर्टिकल्चर, मतलब बागवानी। यहाँ के सेब, केसर और अखरोट की तो बात ही अलग है। तीसरा पिलर है यहाँ का कमाल का हैंडीक्राफ्ट। और चौथा है हाइड्रो पावर, यानी झेलम और चिनाब जैसी नदियों से पैदा होने वाली बिजली। लेकिन बात सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं है। इससे भी बढ़कर ये क्षेत्र भारत के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर है। इसकी लोकेशन ही इसे इतना ज़्यादा खास और ज़रूरी बना देती है। अब ये इतना अहम क्यों है, ज़रा इसकी लोकेशन देखिए। इसकी सीमाएं पाकिस्तान और चीन दोनों से मिलती हैं। यहीं पर लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC भी पास में ही है। और तो और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर वो भी यहीं है। तो जाहिर है देश की सुरक्षा के लिहाज से ये जगह कितनी ज्यादा जरूरी है। तो आखिर में सवाल यही आकर रुकता है कि एक तरफ जन्नत जैसी खूबसूरती और दूसरी तरफ सरहद जैसी संवेदनशीलता, इस अनोखे संगम का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा, और इस जवाब पर यकीनन पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी।